चलिए समय समय की बात है, बड़ा अच्छा है, हम समृद्ध हुए हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर, तो अच्छी बात है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ है तैयार, विकास सेठी साहब और साथ ही राजेश पालिया जी। करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है रियल एस्टेट सेक्टर से। स्टॉक का नाम है आईबी रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि अभी 158-159 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है, हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही दमदार थे। और बाकी भी रियल एस्टेट कंपनीज के जो हम नतीजे देख रहे हैं, जैसे कल ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे थे, नतीजे तोड़फोड़ थे, तो पूरा सेक्टर फोकस में है और होना भी चाहिए। बिकॉज जिस तरह के, एक तो होम लोन की जो ब्याज दरें है वो 6.5% पे है, जो कि मतलब ऑल टाइम लोज के आसपास होगी। मतलब इतनी सस्ती दरें नॉर्मली हमने देखी नहीं पहले। और उसके अलावा सरकारों, हर स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना एक तरीका है इस रियल एस्टेट डिमांड को क्रिएट करने का। कई स्टेट्स ने स्टैंप ड्यूटीज कमती करी है, जैसे कर्नाटका ने, और कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में सर्कल रेट को कम किया गया है 20%। तो इन सब का फायदा रियल एस्टेट कंपनीज को हो रहा है। और आईबी रियल एस्टेट तो एक और कॉर्पोरेट एक्शन है, इसमें पॉजिटिव ट्रिगर है कि ये एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर होने जा रहा है, जिसकी एक रोड मैप तैयार हो गया है। तो हो सकता है दिसंबर तक ये भी हो जाए तो एम्बेसी डेवलपमेंट कंपनी का नाम हो जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल रीरेट होना चाहिए, वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा है, सॉलिड प्रॉपर्टीज है, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदे। लॉन्ग टर्म का मेरा इसमें टारगेट है 250 रुपए का, जो मैंने पहले भी 2-3 बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। आई थिंक इस दिवाली इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय 250 रुपए के टारगेट के लिए। और हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी लगातार रहा है 115-120 से। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो में आपके जरूर होना चाहिए। पालिया साहब भी तैयार है। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा भी जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगा वो रियल एस्टेट सेक्टर से रहेगा और स्टॉक रहेगा कोल्टे पाटिल। कोल्टे पाटिल का भी सेटअप देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट इसके पॉजिटिव है। अगर स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें इंटैक्ट है वीकली सेटअप के हिसाब से, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट इसमें विजिबल है। तो हमें लगता है कोल्टे पाटिल को यहां से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड के टारगेट 415 से 430 तक के। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है 320 से 305 की बाइंग रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। 280 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 415 से 430 तक की अपसाइड हमें लगता है कोल्टे पाटिल में आते हुए दिख सकती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर से हमें कोल्टे पाटिल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव लगे। रियल एस्टेट है थीम आज की और एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और कोल्टे पाटिल। ये दो काउंटर्स मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रोजेक्ट हैं इन दोनों कंपनीज के। आइए विश्वेश जी से भी जानते हैं उन्हें क्या पसंद है 10 की कमाई के लिए। विश्वेश जी, कोई रियल एस्टेट स्टॉक आपके लिए पसंद में भी सर? दीपांशु, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ओबेरॉय और मैं डीएलएफ पे भी काफी बुलिश था। मैंने रियल एस्टेट में से फंडामेंटली एक साउथ बेस्ड स्टॉक ढूंढा है जिसको मैंने नीचे के काफी लेवल पे, मैंने 70 के लेवल पे रिकमेंड किया था, वहां से तो डबल हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। पूर्वांकरा में 130 के आसपास मिल रहा है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो रिलेटिवली छोटी मार्केट कैप है कंपेयर टू बिगर प्लेयर। 2900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, महज 18 के पी पे मिल रहा है। जो मुझे एक चीज अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि जब रियल एस्टेट साइकिल अपटर्न हो रहा है तो सारी जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिनका मेजर मेट्रोज में प्रेजेंस है, मुझे लगता है दे आर लाइकली टू डू फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि पूर्वांकरा यहाँ पे बहुत अच्छे पुल बैक के बाद मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट टू एंटर। 118 के स्टॉप लॉस से एंटर करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे पूर्वांकरा में 152 और 168 के टारगेट होंगे शॉर्ट टर्म में, अगर एक महीना दिया जाए तो। ओके, ये है आपके लिए पूर्वांकरा में खरीदारी करने की राय आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। आइए टाटा मोटर्स आज देंगे रिजल्ट्स, कैसे रहेंगे इस तिमाही के रिजल्ट्स। टाटा मोटर्स आज थोड़ा सा स्टॉक सुस्त है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए रिजल्ट्स का अनुमान। कुशल बताइए, ये बड़ा मुश्किल काम होगा ना टाटा मोटर्स का अनुमान लगाना? काफी मुश्किल है अनिल सर, क्योंकि जेएलआर में फिर अमेरिका का, यूरोप का, चीन का, बिल्कुल, फिर इंडिया के
पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, अब तो ईवी भी थोड़े टाइम बाद भी आ गया एक अलग आदमी रख ले इनके लिए। बताइए। तो यहाँ पे नंबर्स जो है अनिल जी, स्पेसिफिकली जेएलआर का सिंस रेवेन्यू जो है 75% अराउंड जो है जेएलआर से आता है टाटा मोटर्स का, तो उसका जो वॉल्यूम की गिरावट हुई है सेमीकंडक्टर को लेकर, उसका इम्पैक्ट कंपनी की रेवेन्यू पर आ सकता है। पर डेफिनेटली जो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का कारोबार है, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, वहां पे दमदार रिकवरी और काफी बेहतरीन सेल्स आती हुई नजर आई है, खासकर वॉल्यूम ग्रोथ की अगर आप बात करें तो। रेवेन्यू वाइज स्पेसिफिकली कंसोलिडेटेड आधार पर, सालाना आधार पर 7% की चेंज हो सकती है। 57,250 करोड़ कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। पर दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एबिटा जो है वो जेएलआर का कम होता हुआ दिखेगा। जिस तरह से वॉल्यूम करीब 8%, रिटेल बिक्री जो है जेएलआर में वो 18% माफ कीजिएगा गिरती हुई दिखी है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा। 40% गिरकर 3,430 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है और कंपनी की जो मार्जिन है वो 10.6% से घटकर 6% रह सकती है। हालांकि स्टैंड अलोन कारोबार ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं। वॉल्यूम स्पेसिफिकली 55% बढ़ती हुई दिखेगी और भारतीय कारोबार में जो पैसेंजर व्हीकल्स वॉल्यूम है वहां पर स्पेसिफिकली काफी बेहतरीन ग्रोथ रह सकती है। इनफैक्ट इंडिया बिजनेस जो है उसका एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है 7.8% पर। तो यहां पर बड़ा फोकस हमारा रहेगा और कंपनी का जो घाटा है वो 3350 करोड़ पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। इनफैक्ट जो ईवी है जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां पर जो और अगर कोई नया निवेश आता है उस पर मैनेजमेंट की क्या क्लैरिटी है, वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ ही जो जेएलआर वॉल्यूम में अभी गिरावट हुई है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को लेकर, उस पर कंपनी का क्या अपडेट आता है ताकि हम अनुमान लगा सकें कि जेएलआर की वॉल्यूम जो है वो वापस से कब रिकवर करती हुई दिखेगी, यहां पर हमारा फोकस रहेगा। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के नतीजों का पूर्वानुमान आपके लिए कुशल की तरफ से। आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक लेने का। सेठी साहब ने आई बुल रियल बताया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सेठी साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है वो भी एक ऐसा सेक्टर है जो फोकस में है और एक पसंदीदा सेक्टर है। स्टॉक का नाम है ईआईडी पैरी। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स में है। वैसे ही शुगर स्टॉक्स फोकस में है बिकॉज एक तो शुगर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, फिर फेस्टिव सीजन है आगे, उसमें भी डिमांड और प्राइसेस अच्छे रहते हैं। फिर एथेनॉल की स्टोरी प्ले आउट हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़े हैं, फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी सरकार का बहुत ही फोकस है तो उसका भी फायदा हो रहा है। बट एक और जो बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए वो है इसकी वैल्यू। ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल में करीबन 55-56% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू आती है 12,500 करोड़। जो कोरोमंडल इंटरनेशनल की मार्केट कैप है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो। बाकी इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप डिस्पाइट द फैक्ट कि और कई सारे इसमें बिजनेसेस हैं सिर्फ 8,200 करोड़ की है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट है, तो डीप वैल्यू है इस स्टॉक में। और बाकी सॉलिड बैलेंस शीट है, कामकाज बहुत ही अच्छा है, ब्रांडेड शुगर भी है इनका, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। तो मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। और वैसे भी इस स्टॉक कंपनी के भी नतीजे दिवाली के तुरंत बाद मतलब सोमवार को, आने वाले सोमवार को नतीजे आएंगे और इस क्वार्टर में शुगर स्टॉक्स के भी नतीजे सब अच्छे आ रहे हैं। तो मैं बुलिश हूं इस स्टॉक पे और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 490 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 445 रुपए। तो ये ईआईडी की ब्रांडेड शुगर क्या नाम से, आपको तो वैसे भी शुगर है ना? हाँ बिल्कुल है। लेकिन शुगर का जो ब्रांड है वो पेरिस प्योर के नाम से है। पेरिस प्योर ये है ब्रांडेड और इनका ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर भी आता है अमृत नाम से। अमृत नाम है ब्राउन शुगर का। मेरा इतना मन करता है कि हर हफ्ते सेठी साहब को मिठाई का पैकेट भेजूं, कुछ बढ़िया मिठाई। क्या करूं सेठी साहब को डायबिटीज इस चक्कर में मैं बहुत मन मार के मुझे रहना पड़ता है कि भेज नहीं पाता है। सेठी साहब जब डायबिटीज ठीक हो जाए तो बताइएगा जरूर है ना। सेठी साहब बड़े भोले हैं, कोई दूसरा होता तो बोले था शुगर फ्री वाली भेज दीजिए। बंसल जी कुछ कह रहे जी? बंसल जी
नहीं अनिल जी, मैं इस पे अनिल जी कुछ नहीं कह रहा, मैं उस पे अनिल जी ऐड करना चाह रहा था वो धनतेरस वाला जो आपने बोला अनिल जी, आपने वो यादें ताजा कराई नाम लिखने वाली अनिल जी। और अनिल जी हमारे अनिल जी ये स्टील के बर्तन ही होते थे। ये मेरे मित्र कुणाल जी ने अनिल जी बड़ी गंदी आदत डाली है मेरी वाइफ को। मतलब कि आके ऐसी घर पे आके स्टोरी सुना के गए हैं, मतलब कि जैसे होता है ना वो करवा चौथ पे स्टोरी सुनाते हैं, उस तरह की स्टोरी सुना के गए हैं कि हर धनतेरस मेरे घर वाले अनिल जी तानिश पहुंचे हुए होते हैं। ऐसे दोस्त अनिल जी मिले हुए हैं, आप मेरे को कई बार बोलते हैं तो कुणाल जी ने अनिल जी बैंड बजा रखी है। बढ़िया है, अच्छा है, इसी बहाने आपके सेविंग हो रही है, SIP हो रही है गोल्ड की। कुणाल जी को धन्यवाद दें, बहुत अच्छा। भाई मैं सिर्फ बर्तन खरीदो, पहले तो वो कलाई भी होती थी। कलाई क्या? अब कलाई को क्या बोलते हैं जैन साहब? कलाई क्या होती है समझाइए जरा, जैन साहब अच्छे समझाएंगे। वो पीतल के बर्तन है ना, जैन साहब बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल वही, वो क्या बोलते हैं कलदार, मतलब कलाई ये पीतल वाले बर्तन होते हैं, शायद वो सब कोई खरीदते हैं वो बर्तन। मुझे आपने याद दिला दिया, ये कहावत नहीं बनी कि उसकी कलाई खुल गई, ऐसा है ना कि उसकी पोल खुल गई, मतलब कलाई खुल गई, ऐसा। तो क्या होता है, पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें व्हाइट कलर का, पहले ना सोने के सिक्के आते थे उसको कलदार बोलते थे, गोल्ड कोइन को, सिल्वर कोइन को कलदार, मतलब चांदी को, हाँ चांदी के, माफ कीजिएगा चांदी के, हाँ। तो आज भी उसको अंदर डालते थे गरम गरम करके ऐसे, तो अंदर बाहर से तो पीतल का पीला दिखेगा आपका जो भी बर्तन है, अंदर से एकदम व्हाइट हो जाता, और वो थोड़े टाइम बाद में चला भी जाता था, इसलिए बोलते कलाई खुल गई इसकी, ऐसा। तो वहां से एक कहावत बनी है। तो चलिए, ये तो जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है, पूरा अलग ही एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, वो भी जमाना था भाई एकदम। पालिया जी ने देखा है, लग रहा है उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा है। पालिया जी देखा है ना? जी बिल्कुल देखा अनिल जी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। जो राजस्थान MP इस तरफ के लोगों ने तो, नॉर्थ वालों ने तो बहुत ही देखा होगा। आइए जैन साहब से, हाँ जैन साहब से लेनी है ना 10 की कमाई। जैन साहब आपके बताएं 10 की कमाई का स्टॉक सर। बिल्कुल अनिल जी, आज सीमेंट फ्लेवर में है और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया हुआ है और मुझे याद है हमारे सेठी साहब ने भी इस स्टॉक को दिया हुआ है और आपने भी शायद इसका जिक्र किया हुआ है। और वन ऑफ दी बहुचर्चित स्टॉक हो रखा भी है सीमेंट स्पेस में, क्योंकि कुछ बड़े नाम इस कंपनी के साथ जुड़ गए। राकेश झुनझुनवाला जी तो है ही है, साथ में हरिमोहन बांगड़ जी जो भी श्री सीमेंट के प्रमोटर है, उन्होंने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया है, मतलब 1.59% इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं, तो उनका भी नाम आता है। और सबसे बढ़िया बात ये जो लगती है मुझे, मैं जब पहले जैन साहब के जेम्स में दिया था तब सितंबर का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, मैं सितंबर की 29 तारीख को दिया था, और आज वापस से इसलिए दे रहा हूं कि सितंबर के रिजल्ट्स देखने के बाद अच्छा कॉन्फिडेंस आया। एक तो डेट्स को कंटिन्यूअसली कंपनी रिड्यूस कर रही है और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया आए हैं, सितंबर के मुकाबले सितंबर में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो मेरे हिसाब से ओरिएंट सीमेंट को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है। अगर आप दूसरे कंपनीज के मुकाबले देखें, सीमेंट स्टॉक्स के मुकाबले, पी मल्टीपल हो या ईवी पर टन हो या ईवी इबिटा, सारे पैरामीटर्स में मुझे सस्ता लगता है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर भी जबरदस्त रही है, करीब 69% के लगभग प्रॉफिट की कैगर रही है, 5 साल की 28% के लगभग। और जब पहले मैं डेट्स की वजह से स्टॉक को नहीं रेकमेंड कर रहा था, बट अब डेट्स रिड्यूस हो रहे तो मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए और अच्छे मार्जिन पे कंपनी काम करती है, ओपीएम्स भी ठीक ठाक अच्छे बढ़ रहे हैं, इनके करीब मेरे हिसाब से 25 से 27% के बीच के ओपीएम्स में काम करती है। तो ओवरऑल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 190 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदें। ओके, तो 190 के टारगेट के लिए खरीदारी करें ओरिएंट सीमेंट, ये है आपके लिए जैन साहब की पिक। आइए जय से भी जाने उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जय बताएं। दीपांशु, मुझे पसंद है कर्नाटका बैंक, केटी के बैंक। अगर आप देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब अगर आप देखें तो ये 68.55 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप खरीद के चल सकते हैं। ओवरऑल जो हिसाब से बैंकिंग में रैली आई है अभी तक, ये स्टॉक ने भी लोअर लेवल से एक अच्छा परफॉर्म किया, बट रिसेंट अप मूव जो इसमें आया था उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने मिले। ये स्टॉक में हमें अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर फ्रेश देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ दीप इसमें 62 तक के जो लेवल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 62 के लेवल्स पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड अगर ये रैली ऊपर में कंटिन्यू होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसके चैनल टारगेट्स बन रहे दीप, दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 89 तक के पोजिशनल टारगेट्स बन रहे, दैट इज ऑलमोस्ट 20 रुपीज अपसाइड फ्रॉम हियर ऑन। तो इसको खरीद के चल सकते हैं।
तो ये है आपके लिए कर्नाटक बैंक में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 69 रुपए तो चल रहा है, 89 रुपए के टारगेट के लिए। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। सेठी साहब ने दे दी, पालिया साहब की बाकी है, लॉन्ग टर्म है कोल्टे पाटिल। राजेश जी बताएं सर पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक रहेगी जीएनएफसी। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन विजिबल है डेली चार्ट पे और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी इसमें विजिबल है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसके वीकली और मंथली सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे भी बाय करना चाहिए। कोई भी टिप आती तो इसको एक्यूमुलेट करे। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का और हमें लगता है कि ये बहुत जल्द ये अपने 550-560 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे। और मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो एक वी शेप रिकवरी इसमें विजिबल है मंथली चार्ट पे और हमें लगता है कि ये पूरा वी शेप रिकवरी करते हुए दिखेगा और ब्रेकआउट भी इसमें मंथली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिखेंगे आगे आने वाले समय में। तो जीएनएफसी को यहां से बाय करने की सलाह देंगे। 487-488 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 488 से 475 ये बाइंग रेंज रहेगी। 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 560 तक की अपसाइड हमें लगता है जीएनएफसी में आते हुए दिख सकती है। तो पोजिशनल बेसिस पे जीएनएफसी बाय करेंगे। ओके, तो 560 के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पर जीएनएफसी ये है पसंद पालविया साहब को। तो दो बेहतरीन पोजिशनल पिक्स भी आ गई हैं, शॉर्ट पिक्स लेना बाकी है और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी हमारे एक्सपर्ट्स देने वाले हैं। साथ ही दो मैनेजमेंट्स का इंटरेक्शन है और दिलीप भट्ट साहब भी जुड़ेंगे। तो एक्शन पैक 40 मिनट है आपके आगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे इस एक्शन को आगे। की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आपके सामने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही। जय का जैकपॉट आने वाला है और IRCTC टॉक ऑफ द टाउन, इसके रिजल्ट आज आने वाले हैं, उसका अनुमान भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पालविया साहब है तैयार अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ। राजेश जी बताएं सर। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी ऑटो एंसिलरी से मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो रिसेंटली एक ब्रेकआउट हमें डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में देखने को मिला और जिस तरीके से इसके अब लॉन्ग टर्म चार्ट भी बुलिश जोन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में जो मोमेंटम और जो एक्शन हमने पिछले दिनों में देखी है, हमें लगता है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। तो मिंडा कॉर्प यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 215 से 225 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट और 160 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तो मिंडा कॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो मिंडा कॉर्प इस पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए पालविया साहब की तरफ से राय। आइए एक ट्रेडिंग कॉल जय दे रहे हैं, बिगुल जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीपांशु, क्लियरली मुझे लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रही है मार्केट में सन टीवी पर। यहाँ पे इसका 580 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है मेरी, जो करीब अभी आपको 26 के आसपास मिलेगा। 26 पर खरीदे। दीप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाउन साइड पे रखना चाहिए 18 का। सो 26 पर खरीदे, 18 का एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो इसके टारगेट्स बनकर आ रहे हैं दैट वुड बी 37 एंड 44। 37-44 ये दो टारगेट्स के लिए सन टीवी का 580 का कॉल खरीदे। लॉन्ग बिल्डअप तो देखने मिल रहे हैं डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं दिख तो क्लियरली ब्रॉडनिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। डेली चार्ट से लेकर मंथली चार्ट पर सभी चार्ट्स पर इंडिकेटर्स में क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बुलिश है। एक कंसोलिडेशन देखने मिला था, उसमें से फिर से ब्रेकआउट आ रहा है। 580 का कॉल खरीदे 26 के लेवल पर, यह है जय की राय। एक बिगुल विश्वेश जी के लिए भी, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आईटी एज अ सेक्टर शायद एक बाउंस के लिए रेडी है और मिड कैप आईटी में जिस हिसाब से मूवमेंट है, मुझे लगता है कोफोर्स को खरीदना चाहिए। अभी फ्यूचर में चल रहा है 5060 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है, क्योंकि निफ्टी को सपोर्ट करना है तो ओवरऑल आईटी को चलना पड़ेगा। इन्फी टीसीएस मेरे हिसाब से बसीन साहब ने भी दिया है, तो कोफोर्स का यहाँ पे फ्यूचर खरीदारी की राय होगी। 4900 का मतलब रिलेटिवली काफी छोटा स्टॉप लॉस है, उसके सामने 53 और 5500 के टारगेट
होंगे कोफोर्ज में। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा 10-12 दिन का पुल बैक आया है, 6000 के लेवल से ऑलमोस्ट 4800 लेवल तक आया है। मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से कोफोर्ज भी खरीदारी कर सकते हैं। 5300 और 5500 के टारगेट्स के लिए कोफोर्ज पर करनी है आपको खरीदारी। 4900 का लगाएं स्टॉप लॉस। क्लियर लेवल्स है। आईटी पर रखिए नजर, क्योंकि कोफोर्ज के साथ माइंडट्री, एलएनटी टेक, इन जैसे काउंटर्स पर भी आप खरीदारी देख रहे हैं। तो मोमेंटम में आ रहा है आईटी पैक इस समय। पर आई की बात निकली है तो आईआरसीटीसी पिछले एक महीने का सबसे ज्यादा चर्चित स्टॉक। काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए, फ्राइडे को हमने देखा, पर अब नतीजों के लिहाज से कहां पर रखनी है आईआरसीटीसी पर नजर, एक बार इस पर भी जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं क्या है इस बार बाजार का अनुमान? ठीक है, नतीजे तो अच्छे रहेंगे दीप, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लो बेस का एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलने वाला है, तो उस लिहाज से नतीजे अच्छे रहेंगे। और आप रिजर्व्स को ऐसे देखिए कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ नहीं होती, कितनी गुना ग्रोथ होती है, ये आपको कितनी गुना ग्रोथ होती है, ये सबसे बड़ा हाईलाइट होगा इस बार इस कंपनी के नतीजों में। क्योंकि जाहिर सी बात है कम बेस की जो मैंने बात की, इसके अलावा टिकटिंग कारोबार जो है वो काफी हद तक ऑन ट्रैक आ चुका है, तो उसका चलते जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ेंगे। ट्रेन जो पहले शेड्यूल पे नहीं चल रही थी, अब वो खासकर शेड्यूल पे चलने लगी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलेगा। केटरिंग का कारोबार जो है बंद था, अभी भी ज्यादा खुला नहीं है, लेकिन जो लॉसेस है केटरिंग के कारोबार में वो यहाँ पे कम होने वाले, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। रेवेन्यू जो है करीब 4.8 टाइम्स बढ़ेंगे, 88 करोड़ से बढ़ के करीब 429 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने नुकसान किया था 56 करोड़ का पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस बार माना जा रहा है 190 करोड़ 193 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है ये कंपनी कर सकती है। मार्जिन करीब 45% के आसपास रहेंगे। मुनाफा जो है 33 करोड़ से बढ़ के करीब 124 करोड़ के आसपास ये आ सकते हैं। तो नतीजे इस कंपनी के अच्छे रहेंगे। तो अनिल जी, फ्राइडे को आपने इस कंपनी को ट्रैक पे तो ले आए थे, अब ये दौड़ने के लिए भी तैयार हो रही है, नतीजे तो ऐसे ही आएंगे। भाई साहब देखो ऐसा है कि वो एक बार पटरी से उतरती ना गाड़ी, वापस पटरी पे आने में टाइम लगता है ना। तो पटरी की मरम्मत करो, गाड़ी की मरम्मत करो, वही मरम्मत वाला काम ही चल रहा है। देखते हैं वापस पुराने दिन कब आएंगे। कॉन्फिडेंस हिल गया लोग एक्चुअली, सबसे बड़ी बात ये कहाँ देखो 6500 में लोग लेने को तैयार थे, कहाँ मतलब 6500 के हिसाब से मतलब कितना हो गया भाव? 1500 हुआ ना? नहीं 1200 रुपए, एक का 5 शेयर हो गया ना, तो 1200 1250 की जगह 850 में भी कोई लेता नहीं है, भी नुकसान बड़ा होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है कुणाल जी और राकेश जी की पिक लेने का, चार्ट खोलना। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है एबी फैशन यानी कि ABFRL, जिसके चार्ट पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है। डेली चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म यानी कि वीकली चार्ट जितना है उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पर भी हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों चार्ट्स पर ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं, वहां पर बड़ा मूव आ रहा है। तो ABFRL को खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अपने प्री कोविड हाइस को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। 264 264 का स्टॉप लॉस लगाना है, 279 पहला टारगेट है, 284 284 दूसरा टारगेट है। आदित्य बिरला फैशन है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, आदित्य बिरला फैशन ये है वो स्टॉक जहां पर चार्ट कॉर्नर के लिहाज से खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे सेरी साहब से उनकी शॉर्ट टर्म पिक। 10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और SPL मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। सेठी साहब हमारे साथ तैयार हैं, जिन्होंने पसंद किया आईबुल रियल और EID पेरी। सेठी साहब बताएं शॉर्ट टर्म पिक्स। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक है, पहले तो डिफरेंट सेक्टर से है। जैसे मैंने 2 सेक्टर ऑलरेडी कवर किए, एक था रियल एस्टेट स्टॉक, दूसरा था शुगर, और ये तीसरा मेरा एक और पसंदीदा सेक्टर मिड कैप IT, जो कि अभी विश्वेश भी बात कर रहे थे। वहां से मैंने पिक किया है आज E-Clerk सर्विसेज, एक सॉलिड कंपनी है। 2165 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें पहले तो टारगेट है 2250 का शॉर्ट टर्म का, और स्टॉप लॉस रखना है 2140 रुपए का। फंडामेंटली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। ये क्रिटिकल IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो सेक्टर्स है जिनको कैटर करती है वो है BFSI, टेलीकॉम, रिटेल, ट्रेवल और मैन्युफैक्चरिंग। बाकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी कई सारी कंपनियों के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके लिए काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, एक जीरो डेट कंपनी है।
जून क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे और एफआईआईज का भी बहुत ही भरोसा है। 35% के करीब की हिस्सेदारी है, जिसमें प्रोमिनेंट है एचडीएफसी, फिर निप्पॉन, डीएसपी, आईसीआईसीआई प्रू और फिडेलिटी। और इस कंपनी के भी नतीजे कल आने वाले हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हमने बाकी के मिड कैप आईटी स्टॉक्स के नतीजे देखे इस क्वार्टर में, जैसे साइंट, सोनाटा, परसिस्टेंट, फिर आपके बिरला सॉफ्ट, मुझे लगता है इस कंपनी के भी नतीजे भी दमदार रहने चाहिए। तो इस स्टॉक में आज खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 2250 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 2140। ओके, 2250 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी और 2160 के आसपास लगाएं स्टॉप लॉस। ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से ई क्लर्क्स में आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। न्यूज पर व्यूज आए उससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड, इसके आने वाले हैं आज नतीजे। कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान क्या है, बता रही है देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए अनुमान इस बार बेहतर ही आते हुए दिख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, और मेनली इनको जो डिविडेंड की आय आई थी और इसके चलते हम देखेंगे कि इनका जो मुनाफा है उसमें ज्यादा बढ़त आती हुई दिखेगी। जो इनकी डिविडेंड की इनकम आती हुई दिखी थी, इसके चलते मुनाफे में 27% से लेकर 30% तक की बढ़त मुनाफे में आती हुई दिखेगी। ब्याज से आय इस बार 15 से 16% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस बार एयूएम किस तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डिस्बर्समेंट्स में कितनी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और साथ ही इनका जो प्री प्रोविजनल प्रॉफिट है वो किस तरह से आता हुआ दिख रहा है। और डिस्बर्समेंट्स में भी आप देखिए इस बार बढ़त आती हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था हल्के से कॉशियस थे ओवरऑल फाइनेंशियल्स, तो इस बार डिस्बर्समेंट्स में काफी अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। इसके साथ ही जो प्रोविजन है वो भी कम होते हुए दिखेंगे और इन सबके चलते मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही अब देखिए इनकी जो रियल एस्टेट की मांग है इस पर किस तरह से कमेंट्री आती हुई दिख रही है, ये सबसे अहम होगा। कलेक्शन किस तरह से बनते हुए दिख रहे हैं, माना जा रहा है कि एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार इस बार भी होता हुआ दिखेगा, और ओवरऑल जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स है वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। तो इनऑल जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो अच्छे हैं एचडीएफसी लिमिटेड से भी। बिल्कुल अच्छे नंबर्स एचडीएफसी लिमिटेड से। आई डोंट नो सर बाकी एनबीएफसीज में आज क्या हो रहा है, एचडीएफसी के नतीजों से पहले एचडीएफसी बाकी एनबीएफसीज में हम प्रेशर देख रहे हैं, बट एचडीएफसी के नतीजे इस बार अच्छे रहने चाहिए, ऐसा बात बिल्कुल दमदार रिजल्ट रहने की उम्मीद आप एचडीएफसी लिमिटेड से कर सकते हैं। और आइए इस बीच रिजल्ट पर ही करते हुए फोकस बढ़ते आगे और वक्त न्यूज पर व्यूज का मुलाकात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया से। कैस्ट्रॉल इंडिया, इसके नतीजे आए थे 29 तारीख को। मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। ये तीसरी तिमाही है कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो करते हैं वो जनवरी से लेकर दिसंबर का है, इसलिए बाकी सारी कंपनियों के लिए ये दूसरी तिमाही होगी, लेकिन इनके लिए तीसरी तिमाही है। आय साल दर साल 21% से ज्यादा बढ़कर 1073 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 9% घटा है, 262 करोड़ के आसपास पहुंचा है। मार्जिन्स यहां पर कमी देखने को मिल रही है, 32.5% से घटकर मार्जिन्स आए हैं 24%, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है 8% मार्जिन घटे हैं, और इसके चलते मुनाफा 9% कम आया है, 205 करोड़ से घटकर 185 करोड़। ये है नतीजे। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सांगवान साहब। सांगवान साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। सबसे पहले मार्जिन से ही करते हैं शुरुआत। क्या वजह रही सर, मार्जिन काफी तेजी से घटे हैं, साल दर साल लगभग 8%? अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने आप सबको और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं जी सर। और फिर जो आप सवाल पूछे उसकी तरफ जाते हैं कि हम अपने रिजल्ट से काफी संतुष्ट हैं। अच्छे रिजल्ट हैं, टॉप लाइन ग्रोथ मिली है जिसपे हमारा फोकस रहा है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मार्जिन घटे हैं। जैसा आपको मालूम है कि इनपुट कॉस्ट पे बहुत प्रेशर रहा है। बेस ऑयल जो हमारा एक रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल रहता है, उसके दाम अगर मैं पिछले साल के Q3 से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, और हमने काफी प्राइसिंग एक्शन भी लिए हैं। तो जहां तक टॉप लाइन का सवाल है वो बड़ी अच्छी है, हमारे मार्केट शेयर भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़े हैं। मार्जिन का जहां तक सवाल है, आई थिंक उसमें एक तो प्राइसिंग जो हमने एक्शंस लिए थे उसका अभी पूरा इफेक्ट आया नहीं है, तो आगे जाके थोड़ी सी और बेहतर मार्जिन मिलेंगे, ये अनुमान है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इनपुट की कॉस्ट है वो भी थोड़ी स्टेबलाइज होगी। अभी Q3 सबसे महंगा हमारे लिए अभी तक का क्वार्टर रहा है इनपुट कॉस्ट की वजह से। और उसके अलावा मैं एक दो चीजें और आपसे बताना चाहूंगा कि पहली बात तो जहां तक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चैलेंजिंग रहा है वो मेरे ख्याल से अगले कुछ क्वार्टर्स तक चलेगा अभी वो सिचुएशन, और हम उसमें जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। हम फ्यूचर के लिए भी अपनी कंपनी को तैयार कर रहे हैं। ईवी फ्यूल्स वगैरह हम 2 OEMs को सप्लाई करते हैं, 2 व्हीलर्स के साथ काम करना चालू कर दिया है,
और जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमने अपने ऑफिस खोल दिए हैं, हमारी फील्ड फोर्स सारी अब बाजार में है अपने कस्टमर्स के साथ काम करते हुए। और जो ये वैक्सीनेशन का अभियान है उसमें भी हम अपने ट्रकर्स और मैकेनिक्स को करीबन 75,000 डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं। और सुपर मैकेनिक हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने मैकेनिक्स की स्किल बढ़ाने के लिए। तो ये सब मिला के काफी अच्छा हमारा अनुमान है कि आगे अगले क्वार्टर्स और अच्छे जाएंगे। ठीक बात है। तो जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट डबल होती हुई दिखी, उसके मुकाबले में फिर मार्जिन्स काफी कम ही घटे हैं क्योंकि काफी कुछ प्राइस हाइक आपने लिए। तो ये बताएं सर, अभी सिचुएशन क्या है और क्या और प्राइस हाइक लेने की जरूरत है या रॉ मटेरियल कॉस्ट और बढ़ती हुई दिख रही है सर? आगे की आउटलुक बताएं सर। देखिए, जैसा सुनने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो अभी चलेगा क्योंकि क्रूड के दाम भी ज्यादा हैं। और अगर मैं बाकी कंपनीज के जो भी दिग्गज कंपनियां हैं उनकी अगर स्टेटमेंट्स वगैरह सुनता हूं तो सभी से अनुमान है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी चलेगा। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, हमारी अपनी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जिसके हिसाब से हम काम करते हैं आगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर लेंगे। बट हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अपने ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को वैल्यू सही दे पाए, कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं जिस दाम पे उसका संतुलन बनाए रखें। तो ये कहना कि दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये तो बड़ा कठिन है, बट जैसा एनवायरनमेंट होगा हम उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखते हुए कि मार्जिन भी हम अपने ठीक रखें और अपने कस्टमर्स को भी वैल्यू प्रदान कर सकें। बिल्कुल सांगवान साहब, आपने ये बताया भी और साथ ही आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी कही कि किस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर सारे ऑफिसेज खोलकर ट्रकर्स को और इन सबको बैक टू नॉर्मल लाइफ में ला रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से तो आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, रेवेन्यू पर फोकस है वो बढ़ा भी है। इनऑर्गेनिक क्या यहां पर किसी तरह का कोई एक्शन हो सकता है? कुछ सोच रहे हैं आप? क्योंकि जो मैं पिछले क्वार्टर तक देख रहा था आपकी बैलेंस शीट में 1200 करोड़ से ज्यादा का कैश है, जबरदस्त कैश रिजर्व्स हैं आपके। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शायद आप कुछ एक्विजिशन कर सकते हैं, कंपनियां खरीद सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं। जरा इसके बारे में अंदाजा दें, इस कैश को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है कंपनी? तो मैं आपको एक दो काम के उदाहरण देता हूं कि जो हमने अभी सोचना चालू कर दिया है। जैसे एक 3M की पार्टनरशिप में हमने एक कार केयर रेंज चालू की थी जिसका हम पायलट कर रहे थे, वो बीच में कोविड की वजह से रोकना पड़ा था, तो वो अब दोबारा से चालू कर दिया हमने। 10 शहरों में हिंदुस्तान के 10 शहरों में हमने वो पायलट दोबारा चालू किया है। एक कार केयर रेंज है, उसमें 4-5 प्रोडक्ट है नई किस्म के, और वो 3M जैसी एक अच्छी क्वालिटी कंपनी के साथ को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। तो एक तो ये उदाहरण है आपके सामने। दूसरा, आपने सुना होगा कि जियो बीपी, जो हमारा बीपी का रिलायंस के साथ एक जॉइंट वेंचर है फ्यूल कोर्ट्स खोलने का, करीबन 1400 फ्यूल कोर्ट है जो आगे बढ़ के 4000-5000 तक हो जाएंगे अगले 5 साल में। तो उसमें हमने क्विक ऑयल चेंज या कैस्ट्रोल लूप एक्सप्रेस के नाम से एक सर्विस चालू की है कि जिसमें जैसे कोई मोटरसाइकिल का ग्राहक अगर पेट्रोल पंप पेट्रोल लेने जाता है तो वो वहीं से कैस्ट्रोल का क्वालिटी का ऑयल खरीद के और अपना फ्री ऑयल चेंज करा सकता है। तो वो एक एक्सपेंशन हम दूसरा वो करने जा रहे हैं। और इस तरह से ईवी फ्लूइड्स में भी, जैसे मैंने बताया, हमने 2 व्हीलर्स जो अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर दिया कि उनकी क्या जरूरतें होंगी फ्यूचर को ख्याल में रखते हुए। तो ये सब हम करते रहते हैं ऐसा और करते भी रहेंगे। जहां तक एक्विजिशन का सवाल है, वो मेरे लिए कुछ भी बोलना इस मामले में अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ये तो बिजनेस में चलता रहता है। कोई अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो जरूर हम उसको देखेंगे। ओके, बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा सर, एक और चीज बताएं, चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है और इस बिजनेस में क्या कुछ कैस्ट्रोल के कुछ प्लान्स हैं? और अच्छा, एक और चीज है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो क्या कुछ आपके बिजनेस पर कुछ क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं? तो पहले तो मैं प्लान्स की बात बताता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ग्लोबल पूरे संसार के स्केल पे देखूं तो कम से कम हम 50% जो पर्सनल मोबिलिटी मैन्युफैक्चरर OEM उनके साथ ईवी फ्लूइड्स पे काम कर रहे हैं। हम उनको सप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन फ्लूइड्स, कूलेंट्स, ग्रीजेस, ये सब चीजें हम उनको सप्लाई करते हैं जो बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज हैं। और हिंदुस्तान में भी हम 2 बड़े पैसेंजर कार इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हैं और उनको ट्रांसमिशन फ्लूइड और ये सभी फ्लूइड्स उपलब्ध करा रहे हैं।
एक हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैस्ट्रॉल ऑन के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ईवी फ्लूइड्स की रेंज भी लॉन्च कर दी है इस साल में, और उसको जैसे ही हिंदुस्तान में हमें दिखेगा कि उसकी जरूरत है वो हम जरूर लेके आएंगे। दूसरा आपने पूछा कि जैसे ईवीज आएंगे तो उस पर बिजनेस पे कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, जहां तक अभी हमारा अनुमान है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में आएंगे हिंदुस्तान की, अगर मैं अपने भारत की वो देखता हूं स्थिति। और बट अभी जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से कम 2040 तक बड़ी अच्छी डिमांड इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की भी चलेगी, क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान को देखता हूं तो कम से कम जो कार्स की पेनिट्रेशन है, जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है अपनी, लोग और समृद्ध हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो कार की पेनिट्रेशन अभी 40 है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, वो बढ़कर जो डेवलप्ड देश है उनमें करीबन 800-900 के करीब है। तो वो उसमें अच्छा स्पेस है इंटरनल कंबस्शन इंजन्स का भी बढ़ने का और ईवीज का भी बढ़ने का। तो कम से कम 2040 तक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इवन जो हमारा लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है उसी में। एंड धीरे धीरे हम अपने और भी जैसे सर्विस एंड मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैंने 3M के साथ कार केयर का जिक्र किया, जियोबीपी के साथ लूब एक्सप्रेस का जिक्र किया। तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और 2040 तक हमें अच्छी ग्रोथ मिलती रहेगी, और जब तक और रेवेन्यूज के मॉडल भी आ जाएंगे। बात है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का आउटलुक भी कैस्ट्रोल की तरफ से। संदीप सागवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सारे कस्टमर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली बहुत मंगलमय हो, समृद्धिशाली हो आप सबके लिए, ये हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। धन्यवाद, आप सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं। जरूर सर। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए होने की तैयारी में। उससे पहले किरण जी तैयार है हमारे साथ। किरण जी कह रहे हैं कि एक वेरी वेरी स्पेशल कॉल है उनके पास में, और उसके लिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल बजाया जाए, उन्हें कनेक्ट किया जाए। फोन अ फ्रेंड, लाइफ लाइन किरण जी के लिए। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर वेरी वेरी स्पेशल क्या है? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, और वेरी वेरी स्पेशल पिक है, पर इक्वालिटी की राय है इधर। और अनिल जी जिस तरीके का पैटर्न है, राउंडिंग टॉप पैटर्न बन गया है, और 2 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात नहीं, और ऐसी कंपनी है जहाँ पे मेरी कॉल बहुत कम बार गलत जाती है। तो आपको बेचना है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स में मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ, पर फ्यूचर्स में अभी 7260 के आसपास है, इधर बेचने की सलाह है। 73, 20, 25 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए, और मेरा पहला टारगेट 7000 है, यानी इधर से 250-300 रुपए की फॉल के पहले कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है अनिल जी। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको बेच के चलना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप 7300 का इन द मनी, यानी कि इन द मनी पुट ऑप्शन जो कि 320 के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। 7300 का पुट ऑप्शन, स्टॉप लॉस 290 का रहेगा, और टारगेट लगभग 80% रैली मिलेगी इस पुट ऑप्शन में। 490 से लेके 500 तक के आपको लेवल देखने को मिलेंगे पुट ऑप्शन में। तो मेरा मानना है कि पुट ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, या आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर्स बेच के कर सकते हैं। 7000 का पहला टारगेट। ओके, तो ये है 7000 तक गिरने की तैयारी बजाज फाइनेंस। आज सारे के सारे एनबीएफसी में बड़ी तेज गिरावट है। 7225 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 7000 टारगेट है आपके लिए, और 7300 का पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। एनबीएफसी का कुछ तो सर है, तो ऐसा है। आज जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, चोला, पिरामल, ये सारे के सारे कमजोर हुए, मामला ठीक नहीं दिख रहा थी। बिल्कुल सर, तो फाइनेंशियल्स में कमजोरी है, बैंक्स फिर भी थोड़ा होल्ड आउट कर रहे हैं, पर निफ्टी पर भी हल्का सा प्रेशर अब दोबारा आप आते हुए देख रहे हैं। इस बीच निफ्टी की एक दिग्गज मारुति, आज तो काफी सारी खबरें, एक तो इनकी ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, वहां पर हमारी नजर है। दूसरा, कंपनी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से नवंबर में भी आउटपुट सिर्फ 85% ऑफ नॉर्मल रहेगा। पर एक और बड़ा ऐलान आया है मारुति की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में जाने कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या कहना है मारुति का?
दीपांशु, देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिखा है मारुति की तरफ से, जहां पर ये कह रहे हैं कि 2025 के बाद ये ईवी में एंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी ईवी पॉलिसीज आती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार भी इसको बड़ा फोकस में लेकर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी कि आप मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स देखिए तो वहां पर जो फंड हाउसेस हैं, टीपीजी ग्रोथ कैपिटल ने करीब 7500 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी इनकी ईवी यूनिट में कर दिया है। तो इन सब के बीच अब ये जो स्टेटमेंट आया है, यहां पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट क्यों ये कह रहे हैं। तो 3-4 बड़ी वजहें हैं जो इन्होंने हाईलाइट की हैं। सबसे पहला तो ये है कि यहां पर जो मौजूदा ईवी वॉल्यूम्स है वो उनको काफी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। आप देखिए टाटा मोटर्स महीने के करीब 1000-1200 यूनिट्स बेचते हैं, उसके मुकाबले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम ईवी में एंट्री तभी करेंगे जब हमारी 10,000 यूनिट्स प्रति महीने हम ईवी बेचने का मार्केट जो है वो क्रिएट होता हुआ देखेंगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी और इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से ईवी की जो कीमत है वो उनके हैंड्स में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है। 2 बड़ी वजह है। और तीसरी बड़ी वजह, कंपनी जो है बड़ा फोकस सीएनजी पर कर रही है। आप देखिए जो भी इनके वर्जन्स हैं पेट्रोल या डीजल के, उन्हीं व्हीकल्स में ये सीएनजी वर्जन भी लाना चाह रही है। तो यहां पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 3-4 बड़ी वजह है जिस वजह से मारुति कह रही है कि 2025 के बाद हम ईवी लेकर आएंगे। जबकि टाटा मोटर्स, आप ओला इलेक्ट्रिक देखिए, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। साथ ही टेस्ला की रिकॉर्ड स्तरों पर बिक्री होती हुई भी नजर आ रही है। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं दुविधा सी हो गई है कि मारुति जो है वहां ईवी पर उनका बड़ा फोकस नहीं है, पर अन्य कंपनियां दे आर गोइंग ग्रेट गन्स इन दैट। ओके, तो ये है आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरा का पूरा फोकस, लेकिन मारुति का फोकस थोड़ा कम। मारुति का फोकस 2025 से आएगा। 2025 भार्गव साहब, इतना लेट यही नहीं समझ में आ रहा है सर, पता नहीं देखो क्या होगा। ओके जैन साहब, मारुति ईवी में जाने में लेट तो नहीं हो रही? जरूरत से ज्यादा लेट है सर। ओके, बट ठीक है। एक तरफ मैं एक चीज और बोलूंगा कि ईवी ओवर हाइप्ड भी है और सरकार बहुत ज्यादा पुश भी कर रही है, कोशिश कर रही है। बट देखिए ईवी लेना और जितना बड़ा कैपिटल कॉस्ट आप पहले इनकर कर रहे हो और बाद में जो रिप्लेसमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी एकदम दौड़ेगा। मारुति जब स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने जो भी घर की फर्स्ट कार होती है वो मारुति होती है, और ईवी वन ऑफ द कार्स होगी। अगर किसी के पास जिसको हाईवे पे बहुत ज्यादा जाना और बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, बॉम्बे दिल्ली में फिर भी ये रेलेवेंट होता है, बट ओवरऑल बाहर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट, जितना ज्यादा हाइप हो रहा था उतना ज्यादा नहीं लगता। और अगर मारुति ने ऐसा सोचा है तो उस सोच को हमें और उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं। ओके, तो ईवी मारुति की जो स्टोरी है वो थोड़ी देर से आएगी, ये कहना है कंपनी की तरफ से। आज वैसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव खबर के सामने आप देख रहे हैं कि मारुति का शेयर होल्ड आउट कर रहा है। प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी चिंता इन्होंने जताई है, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि इनिशियली थोड़ा स्टॉक जरूर गिरा था, उसके बाद अच्छे एक्शन में मारुति है। कुछ और स्टॉक्स जो आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, एक बार नजर इन पर डालनी चाहिए। ग्रासिम, सुमित जी, मुझे याद है फ्राइडे को भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी अभी एक अच्छा अपटेक आया है ग्रासिम में। क्या चल रहा है इस चार्ट में? कोई फ्रेश ट्रेड आज के लिए? इसके लिए कहा था कि पूरे वीक बाजार में ग्रासिम हमें स्ट्रांग दिख रहा था, तो बीटीएसटी तौर पे दिया था 3% ऑलमोस्ट स्टॉक ऊपर है और अभी 1800 रुपए तक का लेवल दिखाने को तैयार है। जिस तरह से पूरे सेक्टर में तेजी है, ग्रासिम यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1780 1800 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिला तो 100 से 150 रुपए का मूव आने वाले दिनों में ग्रासिम में फिर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज प्रभुदास लेदर ग्रुप के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब। प्रस्तुतकर्ता नरिश, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चों। दिलीप सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम और परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने का। पहला सवाल मार्केट के साथ ही किया जाए, पहली बार ढंग का 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस इस दिवाली पर लोगों का हिला हुआ है, जरा एक बार डायरेक्शन बताएं सर। अनिल जी, थैंक यू सो मच। आपको, आपके परिवार को, आपके जी को और आपके जी के सभी सदस्यों को
मेरी तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप दिस ईयर विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर ऑल ऑफ यू। जी सर, थैंक यू सर। अनिल जी, देखिए, आपने सही कहा कि मार्केट एक बार 1000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है, और मेरे हिसाब से जिस तरह से जो रुख बना हुआ है अभी, तो शायद ये काफी सारे स्टॉक थोड़ा जरा बेरिश जोन में आ गए हैं विदाउट एनी डाउट। और जिस तरह से सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिसमें वो आउटलुक दे रहे हैं, उसमें ये 3-4 चीज जानने को जरूर मिल रहा है कि शायद इन्फ्लेशन की एक समस्या रह सकती है। और इन्फ्लेशन जब भी आता है, कहाँ किसको इम्पैक्ट कर जाता है, वो कहना इमीडिएटली डिफिकल्ट है। और यहां पर हम देख रहे काफी सारी चीज की शॉर्टेजेस भी है। कोल है, जिसकी वजह से पावर है, और जिसकी वजह से काफी सारे आइटम्स के प्राइसेस हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक आने वाला 3 महीने का दौर, शायद 3 से 4 महीने का दौर ऐसा रहेगा जहां पर मार्केट्स को और कंपनीज को इन सब के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, जो अपने सामने दिखाई दे रहा है। तो शायद जिस तरह से मार्केट बढ़ा हुआ है, जिस तरह से मार्केट में पैसे आ रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद एक बड़ा करेक्शन नहीं भी आ जाए, लेकिन शायद एक साइडवेज मार्केट चले, और शायद इट कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन एट मे बी स्लाइटली लोअर लेवल्स और मे बी स्लाइटली एट दीज लेवल्स इन द कमिंग टाइम्स। तो मुझे लगता है मार्केट में यहां से बहुत संभाल के काम करना चाहिए, एंड वन शुड डेफिनेटली बी केयरफुल विदाउट बीइंग इन अ हरी टू बाय। इस दिवाली से अगली दिवाली तक निवेश करना हो तो क्या अच्छे लेवल्स होंगे जहां एंट्री की जाए, और कितने रिटर्न्स की उम्मीद की जाए? क्या अगली दिवाली यहां से ऊपर देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी अनिल जी। मुझे लगता है यहां से एक बार हमको 10 से 15% इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि बेस बहुत बड़ा बन गया है। और अगर 10 to 15% अगर इंडेक्स में किधर हम देखते हैं कि इंप्रूवमेंट आएगा, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन गिव अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज रिटर्न्स। तो अगले दिवाली तक ऐसा लग रहा है 10 to 15% के बीच में इंडेक्स का राइज आ सकता है, अगर आप निफ्टी ले लो कि सेंसेक्स ले लो। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जरूर बहुत अच्छा कमाने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय एट द करंट लेवल्स, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलरेडी गॉन अप। और अगर निवेश भी करना है तो बहुत ही ग्रेजुअली करना चाहिए, जिसको एसआईपी कहते हैं, उस हिसाब से अप्रोच रख के मार्केट्स में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मार्केट दे देगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग। ओके, मौके देगा तो कहां खरीदारी करनी है? आपकी तो बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी गहरी पकड़ है, कंपनी को आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपकी खरीदारी की लिस्ट में क्या है सर? मुझे लगता है कि जैसे एक फ्रंटलाइन में देखा जाए तो देयर आर 4 to 5 स्टॉक्स विच वन शुड फोकस ऑन। मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो है, आईटीसी लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। भले आईटीसी नहीं चल रहा है और काफी लोगों को उसने थका दिया है, लेकिन फिर भी आईटीसी एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ से अपने लीडरशिप पोजीशन में जा रहा है और बना रहेगा आने वाले 2-3 सालों में। तो आईसीआईसीआई बैंक भी यहां से काफी अच्छा लग रहा है हमको। और मुझे लगता है पीएसयू स्पेस में एक एसबीआई जरूर देखना चाहिए, और कमोडिटी स्पेस में टाटा स्टील को देखना चाहिए। जहां तक मिड कैप्स का सवाल है, मुझे लगता है मिड कैप्स में कपल ऑफ थिंग्स दैट लुक्स प्रीटी गुड। स्नाइडर इंडिया काफी अच्छा लग रहा है, जो 105, 107 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज ओपनिंग अप वेरी वेल फॉर स्नाइडर इंडिया। तो स्नाइडर इंडिया में जरूर ध्यान देना चाहिए एज फार एज द मिड कैप्स आर कंसर्न। और मुझे लगता है समथिंग लाइक यूपीएल ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, वेरी सॉलिड फ्रॉम द करंट लेवल्स। कि यूपीएल में जरूर ध्यान देना चाहिए यहां से मिड कैप के हिसाब से। और एक कॉन्फिडेंस पेट्रो करके कंपनी है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। अबाउट 85 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये एक कंपनी है जो शायद 2-3 सालों में 400 से 500 करोड़ प्रॉफिट बना सकेगी।
और इट इज वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स विच हैज मूव्ड इनटू द PSU स्पेस और वो काफी अच्छा एक्सप्लॉइट करेगी अपॉर्चुनिटीज को। तो ये 3-4 कंपनीज लग रहे हैं कि जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए और लेना चाहिए। ओके, तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो दिलीप सर को पसंद है। ITC, ICICI बैंक, SBI, L&T ये दिग्गज शेयर हैं। टाटा स्टील भी अभी भी अच्छा लगता है और UPL भी एक तरह से मजबूत शेयर है। फाइजर इंडिया मिड कैप्स में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट में, फाइजर, UPL और एक MNC कंपनी श्नाइडर यहां पर भी पसंद है उनको। ये सारे स्टॉक्स और कॉन्फिडेंस पेट्रो, ये सारे स्टॉक्स जो लिस्ट में है आपके लिए खरीदारी करने का। दिलीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों को बाजार का आउटलुक और आपकी बेहतरीन दिवाली पिक्स भी बता दी। नए साल में आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद सर। ऑलवेज अ प्लेजर अनिल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में जाने से पहले बता दें IDFC फर्स्ट बैंक के टॉप मैनेजमेंट वैद्यनाथन सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नतीजों के पर बातचीत करने के लिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर, विश्वेश जी और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर की शो में फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। तैयार है जी? बिल्कुल। जय हिंद।